हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट नंबर 2। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का मॉडल पेपर जो जैकबोर्ड ने रिलीज किया है, मैं आप लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। जहां पे एक कैटेगरी होगी फुल्ली वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का, जो मैंने ऑलरेडी आप लोग को अपलोड कर दिया हूं। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे जल्दी से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसके बाद मैं आज लेकर आया हूं शॉर्ट क्वेश्चन यानी जो भी जितना भी 9 क्वेश्चन दिया गया है सारा का सारा बेहतरीन तरीके से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, साथ ही साथ आंसर विथ मैं बेस्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इसके बाद अगर कमेंट में आप लोग का अच्छा रिस्पांस रहा कि सर हम लोगों का अगला जो लेक्चर होगी लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पेपर में 5 मार्क्स का पूछे जाएंगे, उनका भी एक वीडियो होना चाहिए, उनका भी एक क्लासेस होना चाहिए, तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिए। मैं तुरंत आप लोगों को कमेंट को देख के तुरंत मैं लाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट है ये आपका पूरा का पूरा अपनी किताब से रिलेटेड है, लेकिन मैं बात करूं अगर आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आप लोगों का 5 मार्क्स का जो लिटरेचर पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो फुल्ली अप्लाइड लिटरेचर पार्ट से है। संपादक किसे कहते हैं, संचार किसे कहते हैं, जनसंचार किसे कहते हैं, रिपोर्ट किसे कहते हैं, फीचर किसे कहते हैं, पत्र लेखन, पत्र के बाद आपसे पूछे जाएंगे निबंध लेखन, सारा चीज मैं बताऊंगा अगला वीडियो में। वेट कीजिए, मैं वेट करता हूं कमेंट सेक्शन का और आप लोग वेट कीजिए जल्दी से कमेंट करके कि कब वीडियो आ रहा होगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल याद रखिएगा बिल्कुल आप लोग ऑफिशियल पेपर है, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप में से कोई स्टूडेंट है जिसने भी अभी तक क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से प्ले स्टोर में जाएं और क्रैश कोर्स को डाउनलोड, याद रखिएगा मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सब काम छोड़कर आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर कोई गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मत लीजिए, लेकिन इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सर ऐसा बात क्या है कि हम इस कोर्स को ज्वाइन करें, क्या ऐसी खासियत है इस चीज में? तो मेरे लाल समझिए इसमें क्या है। आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग, साथ ही साथ मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, प्रीवियस से रिलेटेड क्वेश्चन कराया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा सर सेलेक्टेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। याद रखिएगा सेलेक्टेड का मतलब होता है आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट में टर्म 1 में जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे 30 मार्क्स का, उसमें आप लोगों का 5 सेट प्रोवाइड किए गए। 5 सेट में, एक सेट में 40 क्वेश्चन, 5 सेट में 200 क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए। और हमें यकीन है इस बात की कि कोई भी स्टूडेंट सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अगर उसको बेहतरीन तरीके से देख लेते तो याद रखिएगा उसका 90% आने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप कोई ऐसा स्टूडेंट है जो चाहते हैं हम तो सिलेबस कंप्लीट नहीं किए सर पर हम अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, तो बिल्कुल यहाँ पे भी आप अच्छी तरह से पढ़ाई करके याद रखिएगा मार्क्स ला सकते हैं। और आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 6 लेक्चर प्रोवाइड किया गया हूं, जहां पे आप अच्छी तरह से सारा चीज को देखकर समझकर अपने कॉपी पे नोट डाउन करके फाइनल एग्जाम में बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है लाइफ में, ठीक है। तो चलिए सर आज की क्लास हमारा स्टार्ट होता है यहां से। कहां से सर? 39 से। हम लोगों ने 38 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग का क्लास स्टार्ट होगा 39। क्वेश्चन मिल गया है आप लोगों को, आंसर भी मिल गया है आप लोगों को। आप लोग सोचेंगे चलिए वीडियो को स्किप करते हैं, सॉरी पाउज कर देते हैं, नहीं तो स्किप कर देते हैं। अब पाउज करके अपने कॉपी पे लिखने लग गए। रट्टा कितना लगाएंगे? एक सेट नहीं है 5 सेट आने वाला है। कितना सेट? 5 सेट आने वाला है। तो चलिए हम लोग मैं समझाने की कोशिश करता हूं। चंद्रगुप्त नाटक से उद्गृत कार्नेलिया का गीत में जयशंकर प्रसाद जी ने भारत की विभिन्न विशेषताओं की ओर संकेत दिया है। ये जो आप लोगों का कार्नेलिया का गीत है सबसे इंपॉर्टेंट आती है क्या सर? कार्नेलिया का जो गीत आती है ना, इसमें कार्नेलिया का जो गीत है ये सबसे पहले आपसे पूछेगा कहां से ले गए, तो बताएंगे सर चंद्रगुप्त नाटक से। कहां से? चंद्रगुप्त नाटक से, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचिता गया है। ये किस लिए रचिता गया है? भारत के विभिन्न, याद रखना है भारत के, आपसे पूछा जाएगा क्या भारत के विभिन्न विशेषताओं की ओर संकेत क्या है। हम लोगों को संकेत किया कि भारत की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे भारत की प्रकृति का रूप से सुंदर है, जैसे भारत जो है प्रकृति रूप से क्या है? बिल्कुल सुंदर है। जैसे कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, कभी कभी बहुत सारे ऐसे जगह में कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, या भारत में बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे ऐसा ऐसा चीज है जो विदेशों में नहीं, इसलिए भारत की सुंदरता और देश से बिल्कुल अलग है। इसलिए प्रसाद जी, कौन? जयशंकर प्रसाद जी ने भारत को मधुमेह कहा। इसलिए भारत जो है, जो जयशंकर प्रसाद जी है, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे देश यानी भारत क्या है? मधुमेह देश कहा। प्रसाद जी ने इस तथ्य की ओर संकेत किया कि भारत भूमि पर ही सूर्य की प्रथम किरण अवतरित होती है। और जयशंकर प्रसाद ने यह बात बड़ी गजब का कहा है कि हमें महसूस होता है, हमें नहीं, जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हमें इस बात की महसूस होता है, इस बात से हमें प्रतीत होता है कि सूर्य जो है जब भी उगती है वो हमारे देश से ही पहले उगती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जापान में उगता है। तो देखिए भारत भूमि पर ही सूर्य की प्रथम
किरण अवतरित होती है। इस देश में हर प्राणी का आश्रय सुलभता से प्राप्त होता है। इसमें चाहे भी कोई भी जीव जंतु हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, सारा का सारा आश्रय रहने का सुलभता से आसानी से प्राप्त हो जाती है, मतलब रहने का ठिकाना आसानी से प्राप्त हो जाता है। भारतीय को हृदय, दया, करुणा, सहानुभूति और जैसे मानवीय गुणों का भंडार है। भारतीय सभी के मुख सुख की कामना से जीते हैं, इसलिए भारतीय सभ्यता संस्कृति विश्व में महान एवं गौरवशाली मानी जाती है। इस तरह से आप लोगों को लिखना है। खास करके जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, मेरे शेर नहीं हो, आप लोग जरूर इसको जितना भी मॉडल पेपर में बता रहा हूं, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, अपने कॉपी पे एकदम नोट डाउन कर लेना है, एकदम बिना हेजिटेशन का, बिना हिचकिचाहट का एकदम नोट डाउन कर लेना है। कानेला गीत के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बता दिया हूं, इसको आप लोगों को लिख लेना है। अब आते हैं सर अगला, बसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे पता चलता है कि बसंत आया होगा। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया था। देखिए वसंत आगमन, बनारस में वसंत का आगमन अचानक होता है। बनारस शहर कहाँ पे है तो बताएंगे सर यूपी, उत्तर प्रदेश। बनारस में वसंत का आगमन अचानक होता है। उस समय लहराताश या मडवाडी की ओर से धूल का एक बंडर उठता है और पूरे शहर का वातावरण धूल की किरकिराहट से भर जाता है। और पूरे शहर जो है, देखिए ना कि जब भी हम लोग का वसंत ऋतु आती है तो यहाँ के पेड़ पौधे जो भी पत्तियां गिराती है, यहाँ के पत्तियों को उठाकर दूसरे जगह पत्तियां उठाकर यहाँ पे, और देखिएगा कि यहाँ पे जो भी रेत बालू जो होती है, जैसे धूल हम लोग कंकड़ बोलते हैं, इसको उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं और दूसरी जगह को यहाँ पे लाकर पटक देते हैं। इस तरह से हम लोग वसंत ऋतु में शायद हम लोग महसूस किए हैं जब हम लोग स्कूल या कॉलेज लाइफ में पढ़ते होंगे, और आप लोग तो अच्छी तरह से महसूस करेंगे, ठीक है। और जनजीवन में नया उल्लास छा जाता है, भावनाओं का अंकुरण होने लगता है। भावनाओं का बिल्कुल अंकुरण मतलब एकदम बीज के बाद जो उगता है उसको हम अंकुरण कहते हैं। उसके बाद देखिए, ये आप लोगों का याद रखना है दशामेघ घाट। अब बनारस में एक है क्या, दशामेघ घाट है। बनारस में एक दशामेघ घाट है का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो जाता है, और उसका आखिरी पत्थर जो है क्या होती है, बिल्कुल मुलायम सा देखने को लगते हैं। बंदरों की आंखों में अजीब सी नमी आ जाती है। अब सर बंदरों की आंखों में नमी क्या आती है बसंत ऋतु में, क्योंकि बसंत ऋतु जब आती है तो सभी लोग गंगा घाट की ओर जाते हैं, तो वहां पे जो भी बंदरें होती हैं वो उनको भगा देते हैं, इसलिए बंदर की आंखों पे नमी आ जाती है। साथ ही साथ पॉइंट नंबर जो नेक्स्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भिखारियों के खाली कटोरे में भी आश्चर्यजनक चमक आ जाती है। आज जब देखिएगा आप ये गर्मी के दिनों में देखिएगा भिखारी के कटोरे में कोई भी कुछ नहीं देते, क्यों, क्योंकि लू चलती होगी और उस समय उतना कोई इंसान घर से निकलता नहीं है, ना ही कोई टूरिस्ट के लिए जाते हैं घूमने फिरने के लिए। लेकिन वसंत आते ही जो भी भिखारी होती है उसके कटोरा चमकना शुरू हो जाता है, सिक्कों से जो है चमकना शुरू हो जाता है। तो ये है वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे होती है, इसको आपको पॉइंट टू पॉइंट इंडिकेट करना है। अगला क्वेश्चन बात है, कोयल और भौरे के कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन 41 बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को अगला वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला। कितना ऐसा स्टूडेंट है जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार है, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं आपका निबंध लेखन, पत्र लेखन, संचार, जनसंचार, रिपोर्ट लेखन, मध्य भारत, सारा चीज मैं बताऊंगा, ठीक है, समझिएगा। कोयल और भौरों का कलरव प्रीतमा को संयोग के पल्लू में प्रेम और अधिक उद्दीपित करता था, किंतु विरह की स्थिति में यही कलरव उसे कष्टदायक लग रहा है, अतः वह इस कलरव को सुनकर और अधिक कष्ट नहीं पाना चाहती तथा अपने कानों को हाथ से बंद कर लेती। इसको आप लोग थोड़ा सा इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करके एक बार आप लोग रट्टा लगा लीजिएगा इसको, ठीक है। आते हैं सर अगला, बड़ी बहुरिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी हिंदी एलिटिव की बात करता हूँ ना, मेरा मतलब हिंदी एलिटिव में इतना पढ़ाया हूँ 2016 से मैं कंटिन्यू पढ़ा ही रहा हूँ आपका क्लास 12 का, क्लास 11 और क्लास 12 का। तो देखिए बड़ी बहुरिया की जो भी कहानी है ना, पूरा माइंड पूरा सेटअप हो गया। इतना गजब की कहानी है। हरगोविंद बेचारा वो चाहते थे अपने गांव की इज्जत रखने के लिए, और बेचारी बड़ी बहुरिया कहते थे मेरे घर वाला को जाके कह देना कि हम भतवा साग यहाँ पे कैसे खाएंगे, हम अपने घर में जाकर भिखारी की तरह पड़े रहेंगे, लेकिन हमको यहाँ से ले चलो। चलते देखते बड़ी बहुरिया के मायके के गांव पहुंचते ही हरगोविंद के मन में उथल पुथल मच गई। अब तो बिल्कुल अब बड़ी बहुरिया जो है, समझिए बड़ी बहुरिया के मायके, अब जो संवाद पहुंचाने वाला था वो हरगोविंद है। कौन है संवाद पहुंचाने वाला व्यक्ति? हरगोविंद है। और हरगोविंद जो है स्टोरी को समझिए, बहुत मजा आएगा। हरगोविंद कहता है
कि ठीक है दीदी, दीदी मतलब समझ में आ गया ना, दीदी भाई ये आपको मायके में हम जाके क्या क्या बोलेंगे। तो कहा कौन, बड़ी बहुरिया, कि देखो मेरा मायके में जाना, मेरा मायके कहा कि देखिए यहाँ भोतवा साग खाकर हम नहीं रह पाएंगे, सभी का सभी इंसान यहाँ से चले गए हैं, मैं अपने घर में जूठन खा के मैं रह जाऊँगा, मैं एक कोने में पड़ा रहूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे रहना पसंद नहीं करता हूँ। तो बेचारे हरगोविंद बोला ठीक है ऐसा बात है, ठीक है मैं जा रहे अपने आपके मायके में बोल दूंगा। अब जैसे वो मायके जा रहा है, जैसे जा रहा है, तो उसके मन में ख्याल आया कि अगर मैं बता दूं तो क्या कहेंगे कि यहाँ के लोग मतलब मेरे गांव, यहाँ के लोग एक लड़की को जिसे हम लोग घर की लक्ष्मी कहते हैं उनको पालन पोषण नहीं कर पा रहे, साथ ही साथ हमारे गांव की भी बदनामी होगी। तो ठीक है, इसी तरह से उन्होंने सोचा। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे उन्हें पहुंचते ही हरगोविंद के मन में उथल पुथल मच गई। वह सोचने लगा कि यदि उसने बड़ी बहुरिया का संवाद सुना दिया, बड़ी बहुरिया ने जो चीज बताए थे, अगर सारा चीज मैंने उनके मायके में बता दी, उसके मायके को बताए, उसके भाई को बता दिए, तो वह गांव छोड़कर चली जाएगी, और वह गांव छोड़कर चली जाएगी, फिर कभी भी गांव लौटकर नहीं आएगी। और कहता है कि इस तरह कष्ट में कोई भला क्या रह सकता है, वो गांव छोड़कर चली जाएगी और कभी भी ये फिर लौटकर नहीं आएगी। गांव की लक्ष्मी का इस तरह चला जाना क्या उचित होगा? वो मने मन सोचने लगा हरगोविंद, क्या गांव की लक्ष्मी को इस तरह से चले जाना क्या अच्छा होगा, क्या उचित होगा? क्या लोग उसके गांव के नाम पर थूकेंगे नहीं? और सोचे क्या उसके गांव के जो भी गांव के नाम पर लोग थूकेंगे नहीं कि एक लक्ष्मी जैसे औरत को, एक लक्ष्मी जैसे व्यक्ति को आप लोग नहीं रख पाए हैं, थूकेंगे कि उसका गांव कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुखी भोग रही है, दुख भोग रही है। अपने इस आंतरिक क्रंदन उसने संवाद ना सुनाने का संकल्प ले लिया, और उसने संवाद ना सुनाने का संवाद ले लिया कि मैं नहीं सुनाऊंगा, मुझे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन था, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद को क्यों नहीं सुना पाया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से कर लेना। अगला क्वेश्चन, औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया, क्यों ऐसा, कैसा लगता है? औद्योगिकरण मतलब फैक्ट्री, बढ़ते हुए फैक्ट्रियों में दिन प्रतिदिन जो है फैक्ट्रियों में बढ़ रही है, और इस तरह से हमारे पर्यावरण में काफी ज्यादा क्षति पहुंच रही है। तो इसके बारे में पैदा हो रही क्या हो रहा, संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे, समझिएगा। भारत के योजनाकारों ने औद्योगिकरण का जो मार्ग चुना और जैसा मॉडल बनाया, उसमें उन्होंने प्रकृति, परिवेश, पर्यावरण की घोर उपेक्षा कर की। असंख्य गांव उजाड़ दिया गया, बिल्कुल सही बात है। फैक्ट्रियां छोटे मोटे जगह पे बसेंगे नहीं, बड़े बड़े जगह चाहिए उनको, बड़े बड़े जंगलों को साफ करने के बाद हम लोगों को बसाना पड़ता है फैक्ट्री। छोटे मोटे जगह पे हम लोग फैक्ट्री बसा नहीं सकते। अब बड़े बड़े गांव अगर उनके जहां फैक्ट्री बसा रहे हैं और वहां पे अगर सामने से कोई गांव अगर बन मिल गया है, तो उस गांव को भी उजाड़ कर दूसरी जगह बसा दिया जाता है। ठीक है, जिस कारण से हमारे वातावरण गर्म हो रही है। आगे देखते हैं, जंगलों और वनस्पतियों का सफाया कर दिया गया है, और जंगल जो होती है, जंगल झूड़ सबको साफ करके और वनस्पति का सफाया कर दिया गया। नदी, तालाब आदि के पारंपरिक जल स्रोत अवरुद्ध हो गए, फलतः लोगों का विस्थापन हुआ, और लोगों का क्या हुआ, दिन प्रतिदिन विस्थापन होने लगा। आज यहाँ पे हैं तो यहाँ पे फैक्ट्री बस रही है, तो इसको उठाकर दूसरा जगह लग गया, अब दूसरा जगह में भी फैक्ट्री बस रही है, तो उसको उठाकर दूसरा जगह लग गया। तो लोग दिन प्रतिदिन जो है ना विस्थापित होते जा रहा है। ठीक है, पशु पक्षी, जंगली और जीवों तथा वनस्पतियों की अनेक दुर्लभ प्रजाति विलुप्त हो गई है। आप देखिए ना, आप ही सोचिए कितना हम लोगों के घर के आसपास पहले चील, गीद, बाज हम लोग को देखने को मिलता था, लेकिन आप देखने को मिल रहे नहीं। क्यों पता है? क्योंकि फैक्ट्री बस रही है, फैक्ट्री बस रही है, साथ ही साथ टावर भी लग रहा है। टावर मतलब समझ रहे हैं ना, जिससे हमारे नेटवर्क आती है, और टावर के रेडिएशन इतना होती है कि पक्षी जो है विलुप्त होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भू आकृति बदल गई, और भू का मतलब होता है जमीन की आकृतियां दिन प्रतिदिन बदलते जा रही है। भूमि के स्वाभाविक गुणों का ह्रास हुआ। इन सभी याद रखना, इन सबका पर्यावरण पर वैवाह प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसी कारण हमारा पर्यावरण बुरी तरह नष्ट हो गया है, और इसी कारण जो है हमारा पर्यावरण बुरी तरह से नष्ट हो गया है। इसको और बढ़ा चढ़ा कर आप लिख सकते हैं, जैसे कल कारखानों से इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाले गंदे पानी या रासायनिक उर्वरक डायरेक्ट नदी में जाकर मिलना, नदी के पानी को अलग इंसान पीने योग्य बनाते हैं, पीने लायक बनाते हैं। उस पानी को पीने से लोगों के अंदर बीमारी होती है, और लोगों को दिन प्रतिदिन जो है बीमारी से जूझना पड़ता है, और एक दिन ऐसा समय आता है कि इंसान की डेथ हो जाती है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग सर कि सूरदास के प्रति जगधर के मन में ईर्ष्या भाव किस तरह और क्यों जागा?
याद रखिए कौन था सर? जगधर। किसका बारे में? सूरदास के बारे में। क्या कह रहा है मेरे लाल? समझिए। अच्छा क्लास अच्छा लग रहा ना? एक बात मैं बता दूं, याद रखिएगा मेरे बात को। आप जिसके पीछे भाग रहे हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जिंदगी में जो किसी और के पीछे भाग रहा है। भागिए, कोई बात नहीं, खोल के भागिए। मैं तो कह रहा हूं कि जल्दी भाग जाइए आप। याद रखिएगा मेरे लाल, जिसके पीछे भाग रहे हैं ना, वो भी 2 साल के बाद कहेगी आपके पास कुछ नहीं है, मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूं। याद रखिए, उस समय आप कहाँ जाएंगे? आप तो कुछ उस समय कर नहीं पाएंगे, ना उस समय कुछ करने के लायक होंगे। वो कहेंगे, या तो आप जा रहे हो उसके पीछे और उसका माता पिता आपसे कहेगी कि किसके साथ शादी करना चाहते हैं, इसके, ये कुछ नहीं करता है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास इज्जत नहीं मिलेगा। लड़की बार बार कहेगी कि मैं इसी से करूंगा शादी। लेकिन घर वाला हमेशा चाहते हैं, माँ बाप, कि हमारे लड़की को एक अच्छी जगह मिले, एक अच्छा लड़का मिले जो कमाने वाला हो, जो ईमानदार हो। आप खुद सोचिए, जिस स्टेज पे आप खड़े हैं ना, अरे मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, कुछ ऐसे स्टूडेंट है अभी भी, आप लोगों का स्टेटस देखकर हमें पता चलता है कि आप लोग किस हद से गुजर रहे हैं। पता है मेरे लाल, जब हमारे एग्जाम, जब मैं मैट्रिक में एग्जाम दे रहा था, मैट्रिक में और इंटर में, एग्जाम से 3 महीना पहले मेरा डर से खाना पीना छूट गया था। विश्वास नहीं होगा आप लोगों को, इतना डर पैदा होता था। और अभी आप लोगों का 30 दिन बाकी है। मैं कल आप लोगों का स्टेटस देख रहा था, ऐसा स्टेटस लगा है आप लोग, क्या बताऊं। लग रहा है कि पूरी दुनिया का दुख जो है आप ही को मिला है। अरे ठुकरा दो ऐसे इंसानों को यार, जिसने आपके लाइफ को चौपट कर रहा है। लाइफ बनाने में कितना समय लगता होगा, इतना आसानी से नहीं बनता है। बस आज अगर उनके पीछे भाग रहे हैं तो दुनिया, याद रखिएगा, दुनिया के पीछे तुमको भागना पड़ेगा। और आज अगर उनको छोड़कर आप दुनिया के पीछे भाग रहे हैं तो एक दिन दुनिया आपके पीछे भागेगी। इसलिए कोशिश कीजिए अपने लाइफ में समय देने के लिए। आप किसी और को समय दे रहे हैं ना, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? बुरा मत मानिएगा, रियलिटी बता रहा हूं। जगधर जब भैरव के घर यह पता करने पहुंचा कि सूरदास के घर आग किसने लगाई, किसने पहुंचा? जगधर जब भैरव के घर यह पता लगाने पहुंचा कि सूरदास के घर आग किसने लगाई, तो उसे पता लगा कि भैरव ने ही सूरदास की झोपड़ी को लगाया। मतलब मैं आग लगा रहा, मैं ही पूछे जा रहा, अरे उसके घर तो कौन चला दिया रे, ऐसा हम लोग बोलते थे, ठीक है? तो इस तरह से पता चलेगा भैरव ने ही सूरदास के घर पर आग लगाई थी। इसके साथ ही उसने सूरदास की पूरी जीवन की जमा पूंजी भी हथिया ली थी। कौन? याद रखिएगा, जगधर। यह राशि 500 रुपए से अधिक की थी। यह राशि जो पोटली थी, जो पूरे जल के राख हो गई थी, इस पोटली में 500 रुपया से क्या था? अधिक था। जगधर को भैरव के पास इतना रुपया देखकर अच्छा ना लगा। वह जानता था कि यह इतना रुपया है जिससे भैरव की जिंदगी की सारी कठिनाइयां पल भर में दूर हो सकती है। भैरव की चांदी होते देखा उसने, यह रहा ना गया। वह मन ही मन भैरव से ईर्ष्या करने लगा। और वो मन ही मन क्या करने लगा? वह ईर्ष्या करने लगा। एक होता नहीं, देखिए इसके पास बहुत सारा पैसा है, इसके पैसा को देखकर हमें जलन होता है नहीं? आज गांव देहात में अधिकतर देखने को मिलता है। लालच उसके मन में सांप की भांति फन फैलाए खड़ा हो गया। आप उसका लालच, ऐसा हो गया लालच, ठीक है? भैरव के इतने रुपए लेकर आराम से जिंदगी जीने का ख्याल से ही वह तड़प उठाता है। भैरव की खुशी उसके लिए दुख का कारण बन गया। तो इस तरह से आपको आंसर इसका कर लेना है। अब आते सर, फूल केवल गंध ही नहीं देता बल्कि दवा भी देता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कवि क्या कहना चाहता है। फूल क्या गंध ही देता है या दवा भी देते हैं? फूल केवल गंध ही नहीं देता, अपितु याद रखना दवा का भी काम करती है। बहुत सारे ऐसे फूल है, जैसे मैं बोल सकता हूँ तुलसी, उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं ना। लेखक के गांव में अनेक रोगों का उपचार फलों के द्वारा या फूलों के द्वारा होता है। उनमें से निम्नलिखित का वर्णन लेखक के पाठ में किया गया है। पहला, गांव में फूलों की गंध से बहुत सारे ऐसे फूल है जिस गंध से सांप अंदर नहीं आते, घर के अंदर नहीं आते। महामारी, देवी, चुड़ैल आदि की संबंध जोड़ा जाता है। नीम के फूल और पत्ते चेचक के रोगी के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब सीधे देखिएगा, चिकन पॉक्स होता है गांव देहात में, तो जिस खटिया पे सोते हैं, उस खटिया पे नीम के जो पत्ता होता है उसको पूरा अच्छी तरह से बिछा दिया जाता है।
बेर के फूलों को सूंघने से ततैया का डंक झड़ जाता है। ततैया मतलब हमें खुद पता नहीं कि ततैया क्या होता है। ततैया का डंक झड़ जाता है। आम के फूलों को भी अनेक प्रकार के रोगों में दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन सब बातों को ना, जो 4 बात मैं बताया हूं ना, याद रखिए बात जो है आप लोगों का इस स्टोरी में बताया गया था लेखक के अनुसार। फूल केवल गंध ही नहीं बल्कि दवा भी देते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग आप लोगों को इस तरह से अच्छी तरह से कर लेना है। और अब आते हैं सर हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, क्या रहा है? अब आते हैं सर आप लोगों का लिटरेचर पार्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं रचनात्मक। याद रखिए क्या बोलते हैं हम सर? रचनात्मक कार्य। जो आपके सामने क्या क्या क्वेश्चन होंगे देखिए रचनात्मक कार्य से। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, आप लोगों का पहला क्वेश्चन जैसे हम लोग डिस्कस किए, झारखंड की संस्कृति अथवा जीवन में खेलों का महत्व के बारे में निबंध लिखना है, या एक अच्छे संपादक की विशेषता बताएं, या समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषता हो सकती है, या आपसे एक पूछा गया संपर्शक, इस सब के बारे में मैं अगला वीडियो में बताने वाला हूं। बस मैं वेट करता हूं आप लोग को कमेंट सेक्शन का, देखते हैं कितना ऐसा व्यक्ति है जो आप लोग कमेंट करते हैं सर कि लॉन्ग क्वेश्चन का एक सेपरेट सा वीडियो होना चाहिए हिंदी इलेक्टिव का। चलिए मिलते हैं नया वीडियो में।